गांव के एक कोने में बसा था रामू का छोटा सा घर। मेहनतकश परिवार, ईमानदार सोच और एक ही सपना, बेटी राधा की शादी। राधा अब बड़ी हो गई है। आस पड़ोस की लड़कियां ब्याह कर अपने घर चली गईं। हमारी बिटिया के लिए भी कोई अच्छा लड़का देखना चाहिए। देख तो रहा हूँ, लेकिन आजकल बिना दहेज के कौन बेटी लेता है। किस्मत में होगा तो अच्छा घर मिलेगा। बाबा, आप क्यों चिंता करते हैं? जब जो होना होगा तब होगा। राधा सुंदर थी, समझदार थी और सबसे बढ़कर संस्कारी। पर समाज की एक कड़वी सच्चाई थी, दहेज, जो उसके भाग्य पर एक बोझ बनकर लटक रहा था। एक दिन शहर से रिश्ता देखने वाले आ रहे थे। एक उम्मीद, एक डर, दोनों रामू के चेहरे पर साफ थे। कहीं उन्हें हमारा घर छोटा ना लगे, कहीं वह यह ना सोचें कि हम गरीब हैं। गरीब तो हम हैं ही जी, लेकिन इज्जतदार हैं। राधा जैसी बेटी पाकर तो कोई भी खुद को भाग्यशाली मानेगा। दूर से चमचमाती कार आती है। कार से लड़के के माता पिता और लड़का निकलते हैं। रामू जी, सुनने में आया है कि आपकी बेटी पढ़ी लिखी है। अच्छा है, पर शादी में आजकल केवल संस्कार नहीं चलते, थोड़ा सेटअप भी चाहिए। जी, हम मेहनत कश हैं, हमारी औकात सीमित है, लेकिन बेटी के लिए जी जान लगा देंगे। हमें तो लड़की पसंद है, बस हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बस एक बाइक, 2 लाख रुपए और थोड़ा सोना। हमारी समाज में भी इज्जत है। बेटा, तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अगर चाहो तो बिटिया से एक बार मिल लो। देखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस शर्तें पूरी होनी चाहिए। रामू चुप था। उसके दिल में तूफान चल रहा था, लेकिन चेहरा मुस्कुरा रहा था। बेटी की शादी का सपना जो था। हमें रिश्ता मंजूर है, बस हमारी छोटी सी शर्त भूलिएगा मत। राधा अंदर से ये सब सुन रही होती है। उसकी आंखें भर आती हैं। वो सभी लोग गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। तभी राधा अपने पिता के पास आती है। बाबा, क्या ये रिश्ता सही है? बिटिया, तेरी माँ कहती है, कभी कभी रिश्ते निभाने के लिए त्याग करना पड़ता है। पर मैं सोच रहा हूँ, क्या शुरुआत ही सौदे से हो तो आगे क्या होगा? माँ, क्या रिश्ते आजकल पैसों से बनते हैं? बेटी, आजकल सच्चे रिश्तों की कीमत शायद लोग भूल गए हैं। अगले 1 महीने में राधा की शादी हो जाती है। राधा ससुराल तो आई थी, एक नई शुरुआत के सपने लेकर, लेकिन उसे क्या पता था, यहाँ उसकी परीक्षा शुरू होगी। आ गई? चलो, अब बहू बनकर दिखाओ, हम तो देखेंगे तुम्हारा असली रंग। माँ जी, आपकी सेवा करना मेरा सौभाग्य होगा। सेवा तब होती जब दहेज में गाड़ी और सोना आता, अभी तो सिर्फ बोझ बनकर आई है। राधा कमरे के अंदर चली जाती है। अजी, आपने खाना खाया? तुम्हारे घर से आया क्या है खाने के लिए? पापा को बोला था कि बाइक चाहिए और 2 लाख का वादा किया था। क्या सिर्फ लड़की भेजकर सब हो गया? अगले दिन राधा सुबह 5 बजे उठकर रसोई में काम करती है और सबके लिए चाय बनाती है, लेकिन उसकी सास राधा की कमियां निकालने से बाज नहीं आती। अरे, ये चाय है या पानी? तेरी माँ ने कुछ सिखाया नहीं क्या? हर दिन ताने, हर दिन काम और हर दिन अपमान। राधा की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। जब इंसान सब कुछ सह लेता है और फिर भी बदलती नहीं तकदीर, तो कभी कभी वो आवाज नहीं उठाता, बस चुपचाप चला जाता है।
अगली सुबह जब उसकी सास कमरे में जाती है, अरे कोई देखो, ये क्या कर लिया इसने। राधा की निर्जीव देह पड़ी है। भीड़ इकट्ठा हो जाती है और राधा के माता पिता भी वहां पहुंच जाते हैं। पुलिस वाले उनको राधा की चिट्ठी देते हैं। बाबा, मैं थक गई हूँ। रोज की जिल्लत, अपमान और ताने अब सहा नहीं जाता। आपने मुझे हौसला सिखाया था, पर इस घर ने मेरा आत्मसम्मान छीन लिया। मैं रोज अपनी बुराई तो सह सकती हूँ, लेकिन आप लोगों की नहीं। मैं जा रही हूँ और ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगी कि अगला जन्म मुझे आपके घर ही देना। राधा के पिता की आंखों में अंधेरा छा जाता है और उन्हें राधा के साथ बिताया हर पल याद आने लगता है। पुलिस राधा के पति और उसकी सास को पकड़ ले जाती है। गांव के लोग खड़े होकर देखते ही रह जाते हैं। किसी की आंखों में आंसू तो किसी की आंखों में गुस्सा होता है। राधा तो चली गई, लेकिन उसके सवाल जिंदा हैं। कब तक बेटियों को दहेज के नाम पर तोड़ा जाएगा? कब तक रिश्ते सौदे बनते रहेंगे? माँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है, कुछ खाने को मिलेगा? अरे बेशरम, अभी मैं पूजा कर रही हूँ। तेरे पापा ने तो अभी तक कुछ खाया भी नहीं। भगवान को भोग लगे बिना कुछ नहीं मिलेगा। ज्योति पुराने रीति रिवाजों को मानने वाली औरत है, जिसकी रसोई में बाहर का खाना तो दूर, कभी लहसुन प्याज तक नहीं बना है। ज्योति का इकलौता बेटा दीपक विदेश में पढ़ता है। उसके पिता जगमोहन की राशन की दुकान है, जो कि अच्छी खासी चलती है। जगमोहन बिना खाए पिए ही दुकान जाने लगते हैं। तभी पूजा खत्म करके ज्योति कहती है, दीपक के बापू कहाँ चल दिए? नाश्ता नहीं करना है क्या? अरे सेठानी, पहले ही इतनी देर हो गई है। तेरी भी उम्र हो गई है, तू समझते क्यों नहीं? तू अब 25 साल की नहीं है। इतना काम काज तुझसे नहीं होगा। खाना बनाने के लिए कोई काम वाली क्यों नहीं रख लेती? अरे नाना जी, मेरी रसोई में मुझे किसी बाहर वाली का हाथ लगाना पसंद नहीं है। कितनी बार कहा है, आप चुपचाप से खा के जाओ। जगमोहन खाना और डांट खाकर अपनी दुकान चल देता है। शीतल भी कॉलेज के लिए निकल जाती है। शाम को जब जगमोहन और शीतल घर लौटते हैं तो देखते हैं कि ज्योति अपने पाँव के दर्द से परेशान बैठी थी। अरे भाग्यवान, मेरी तो तुम सुनोगी नहीं। अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। मॉम, आपके पैरों में इतना दर्द हो रहा है तो छोड़ दीजिए। आज हम बाहर चलते हैं खाना खाने के लिए। अरे तुझे तो बस बहाना चाहिए, काम ना करने का। कोई बहाना नहीं चलेगा। मैं तो उस पल का इंतजार कर रही हूँ जब मेरा बेटा विदेश से पढ़ाई खत्म करके आए, ताकि मैं उसके लिए अच्छी सी बहू लाऊं और वो मुझे रोज खाना बनाकर खिलाए। तभी दरवाजे खटखटाने की आवाज आती है। शीतल दरवाजा खोल देती है। गेट पर दीपक, लेकिन किसी लड़की के साथ था। अरे दीपक, तू अचानक बिना कोई खबर के? अरे क्यों क्यों मैं अचानक नहीं आ सकता क्या? सोचा आप लोगों को सरप्राइज दूं। अरे नहीं नहीं बेटा, तेरा ही घर है। मगर ये अधनंगे कपड़ों में कौन गोरी मैम है? अरे माँ, यह आपकी बहू ऐना है। ऐना ऐना, माँ पिताजी को प्रणाम करो। पैर लगाओ सुसु माँ। है? ये क्या बोल रही है? सुसु माँ? ए बाप रे, ये किसको उठा लाया? चल जल्दी अंदर चल। अगर बाहर किसी ने देख लिया तो इसके अधनंगे कपड़े देखकर तो हमारी नाक ही कट जाएगी। ए शीतल, जा अपनी भाभी को कमरे में ले जा। दीपक अपने कमरे में चले जाते हैं और शीतल बहुत खुश होती है। अरे वाह, भाभी तो मेरी मन लायक है। अब हम ननन भाभी एक साथ मिलकर मजे करेंगे। अगली सुबह ऐना सुबह जल्दी उठ जाती है और नहा धोकर एक अच्छी बहू की तरह साड़ी पहनकर रसोई में चली आती है। अरे भाभी, आज आपकी पहली रसोई है, कुछ डिफरेंट खिलाओ। रोज का दाल चावल खाकर तो ऊब गई हूँ। शीतल, मुझे तो इंडियन खाने का कुछ आइडिया ही नहीं है। मुझे पहले रसोई भी करनी है।
अब मैं सुषमा और ससुर जी को क्या खिलाऊं? एक काम करती हूँ, अपने इटालियन फूड ही बना देती हूँ। अरे हाँ हाँ, भाभी आपसे जो बने वो बना दीजिए। माँ भी पूजा कर रही है जब तक। उसकी माँ पूजा खत्म करके आती है और जगमोहन से कहती है, ए जी, आप बस थोड़ी देर रुकिए, मैं फटाफट नाश्ता बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं, भाग्यवान, आज तुम बैठो। तुम भूल गई क्या? आज अपनी बहू की पहली रसोई है। आज वो हम सबके लिए खाना बना रही है। अरे बाप रे, ये क्या ही बनाएगी, मेरे पूरे किचन को अस्त व्यस्त कर देगी। तभी किचन में से बर्तनों की आवाज आने लगती है। ज्योति आवाज सुनकर रसोई में चली जाती है। अरे बाप रे, मेरी रसोई का नाश कर दिया तुमने, सब चीजें अस्त व्यस्त कर दी। अब मैं भगवान के लिए भोग कैसे निकालूंगी? मॉम जी, आप लोग बाहर जाता, मैं अभी आपके लिए खाना लगाता। ये सब उनकी बात चल ही रही होती है कि तभी गेट पर मोहल्लों की कुछ औरतें आ जाती हैं। अरे ज्योति कहाँ गई? नई बहू लाई और हमें बताया तक नहीं, कहाँ छुप गई? अरे नहीं नहीं बहनों, आज ही सोच रही थी तुम दोनों को घर बुलाने के लिए कि अपनी बहू की मुंह दिखाई कराऊंगी। अभी बहू पहली रसोई बना रही है। अरे वाह, अब तो हम बहू के हाथ का बना खा कर ही जाएंगे। फिर वो औरतें ज्योति के ना चाहते हुए भी अंदर आ जाती हैं और तभी ऐना सभी के लिए नाश्ता लेकर आती है। हे भगवान, मर गए, पता नहीं इस गोरी मैम ने क्या ही बनाया होगा। आज तो मेरी नाक ही कट जाएगी। अगर इसने अच्छा खाना नहीं बनाया होगा तो क्या होगा पता नहीं। तभी सभी इटालियन नाश्ता करते हैं और सभी को वो बहुत पसंद आता है। अरे वाह ज्योति, तुम्हारी बहू ने तो जो भी बनाया है बहुत स्वादिष्ट और मजेदार है। फिर सभी औरतें बहुत खुश होकर जाती हैं और फिर ज्योति कहती है, अगर आज मेरी देसी बहू भी रहती तो मुझे इतना गर्व महसूस नहीं होता जितना इस विदेशी बहू के कारण हुआ। बहू, मुझे माफ कर दे। हम सास बहू अब मिलजुल कर रहेंगे हमेशा। भेड़ाघाट गांव में जगमोहन अपने परिवार के साथ रहता था। जैसे तैसे गांव में खेती करके वो घर घर चलाता था। जगमोहन ने जैसे तैसे अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर शहर नौकरी करने भेजा, जहां अपनी ही कंपनी में नौकरी करते हुए उसे एक कविता नाम की लड़की से प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद जगमोहन के बहुत कहने पर वो अपनी पत्नी कविता के साथ पहली बार गांव में आया। बहू अपने छोटे से कच्चे मकान के ससुराल को देखकर हैरान रह जाती है। कुछ देर बाद उसकी सास उसके लिए पानी लेकर आई। ले बहू, मटके का पानी पी ले, तू थक गई होगी ना। मटके का पानी? यहाँ पर आरओ नहीं है क्या? अरे नहीं बहू, ये आरओ कौन है? इस नाम का तो कोई आदमी यहाँ नहीं है। अरे आरओ मतलब कि साफ पानी पीने की मशीन माँ। नहीं बहू, वो तो हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी इस पानी को उबाल कर लाती हूँ। नहीं नहीं, अब रहने दीजिए, कोई बात नहीं। एक काम करिए, आप मेरे लिए ग्रीन टी ही ले आइए। लेकिन वो क्या होता है बेटा? ओह गॉड, इन्हें ये भी नहीं पता। रहने दीजिए, मैं खुद ही बना लूंगी। कविता रसोई में जाती है, जहाँ चूल्हा देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। ओह गॉड, ये कैसी गरीब सांस मिली है मुझे। माँ जी, यहाँ पर एक गैस तक नहीं है क्या? नहीं बहू, हम इतने गरीब हैं, ये सब कहाँ से लाएंगे? यहाँ तो मिट्टी के चूल्हे में लकड़ियाँ जलाकर खाना पकाया जाता है। माँ जी, यहाँ पर तो कितनी गंदगी है, मुझे ऐसे गंदे में रहने की आदत नहीं है। और ये क्या, यहाँ तो एक ही बेड है। हाँ बहू, ये मेरे बाबा ने दहेज में दिया था, तब से यही चला आ रहा है। वो सब कुछ मुझे नहीं सुनना, ये बताइए मैं सोऊंगी कहाँ? कविता सुनो तो, वो क्या है ना, गांव में ज्यादातर लोग जमीन पर ही चटाई बिछाकर सोते हैं।
हम लोग भी जमीन पर ही सो जाएंगे। तुम पागल हो गए हो क्या अनुराग? मैं और जमीन पर? आपको पता है ना मुझे आदत नहीं है। कोई बात नहीं बहू, तुम दोनों बिस्तर पर सो जाना, हम जमीन पर सो जाएंगे। अब कविता आराम से अनुराग के साथ बिस्तर पर सोती, जबकि उसकी गरीब सास और ससुर जमीन पर। अगली सुबह। छी, कितनी गोबर की गंदी बदबू आ रही है माँ जी आपसे। जाइए पहले अच्छे से नहा कर आइए, उसके बाद मेरे लिए कुछ बढ़िया सा खाना बनाइए। रोज रोज ही घिसा पिटा खाना खा खा के तो मैं थक गई हूँ। आज मेरा कुछ बढ़िया सा खाने का मन है, तो मेरे लिए मटर पनीर बना दीजिए। वो ऐसा कह ही रही थी कि तभी दरवाजे पर ज्योति उसकी बड़ी ननद आ जाती है। तो आप हैं हमारी शहरी भाभी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। वो दरअसल मेरा ससुराल दूसरे गांव में है और मुझे यहाँ आने जाने का और आपसे मिलने का समय ही नहीं मिल रहा था। सुना है आप शहर में नौकरी करती हो और आपके मायके वाले भी बहुत अमीर हैं। सच कहती हूँ, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। अच्छा, अच्छे से जानती हूँ तुम लोगों को। हम जैसे अमीर लोगों से मिलकर तुम गरीबों को खुशी नहीं मिलती है, लेकिन सच कहूँ तो मुझे तुम गरीबों से मिलने में कोई खुशी नहीं हुई। यह क्या बदतमीजी है कविता? मेरी बहन इतनी दूर से तुमसे मिलने आई है और तुम हो कि उनसे इतनी बदतमीजी से बात कर रही हो। मैं देख रहा हूँ तुम्हारा रवैया कुछ खास ठीक नहीं है उनके लिए। ओफो अनुराग, तुम भी ना बेकार में गुस्सा हो रहे हो। मैं तो बस यही कह रही हूँ कि अगर तुम्हारे घर वालों को अमीर बहू चाहिए ना, तो उसके लिए तुम्हारी माँ को थोड़ा एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। इन्हें कितनी बार कहा ढंग के कपड़े पहनो, लेकिन इनको तो आदत है नौकरानियों की तरह बनकर रहने की। तुम्हारे माँ बाप यहाँ पर गरीब कम थे जो एक और गरीब तुम्हारी बहनी चली आई। अरे तुम्हारे पूरे खानदान में क्या सभी गांव के गवार और गरीब लोग ही भरे पड़े हैं? ये तो मेरे लेवल के भी नहीं है। ये सुनते ही अनुराग कविता को जोरदार थप्पड़ मारता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ बाप और बहन को गंवार बोलने की? मेरी परवरिश इन्हीं गरीब लोगों ने की है जिससे तुमने शादी की है। अगर मुझे पता होता शहरी और अमीर लड़कियां और इतनी घमंडी और बदतमीज होती हैं, तो मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करता। हम गांव के गरीब और साधारण लोग हैं। पता नहीं मेरी माँ ने तुम्हारी कितनी बेइज्जती झेली होगी। ऐसी पत्नी से तो अकेले रहना ही अच्छा है। बड़ा लगाव है ना, तो चली जाओ वापस। तलाक के पेपर कुछ ही दिनों में मैं तुम्हें भिजवा दूंगा। ये तू क्या कर रहा है बेटा? अनुराग, बोलने से पहले सोच तो सही। बहू शहरी लड़की है, बचपन से शहर में रही है, वहीं के तौर तरीके उसने सीखे हैं। इसमें भला उसकी क्या गलती? और मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू जहाँ रहे खुश रहे। माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं भैया, भाभी यहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रही हैं, शायद इसलिए इतना गुस्सा हो रही हैं। आप दोनों शहर चले जाइए हमेशा हमेशा के लिए, और फिर कभी यहाँ लौट कर मत आना। देखा कविता, यह सब तुम्हारी इतनी बेइज्जती झेल रहे हैं, फिर भी कितनी शालीनता से बात कर रहे हैं तुमसे। यह होती है गांव के लोगों की तमीज, और एक तुम शहर से आई हुई बदतमीज। कविता को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उनसे अपनी गलती के लिए माफी मांगते हैं, जिसके बाद वो सभी उसे माफ कर देते हैं।